अस्सलाम वालेकुम। मुज़म्मिल सोवर्दी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूँ आपकी मेजबान प्यार रियाज। हमारे साथ मौजूद है मुज़म्मिल सोवर्दी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम। बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं, कैसी तबीयत है आपकी? मैं ठीक, अल्लाह पाक का शुक्र है सर। आई एम श्योर कि हमारे नाज़रीन भी खैरियत से होंगे। मुज़म्मिल साहब, व्लॉग का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे, आज इस्लामाबाद में माँ बारगाह में धमाका हुआ है, क्या कमेंट करेंगे आप? इतनी शहादतें हुई हैं, फिर लोग जख्मी हुए हैं। देखें, शहादतें तो बहुत ज्यादा हुई हैं। तो 70 के करीब लोग कहते हैं शहीद हुए हैं, क्योंकि जुम्मे की नमाज चल रही थी। जो फुटेजेस आई हैं उसमें लोग जो मस्जिद के अंदर जो है वो लाशें पड़ी हैं। इसका मतलब है खुदकुश हमलावर जो है, जो हुकूमत का ये मौकफ है कि हमने उसको गेट पे रोक लिया था। मैं नहीं समझता वो अंदर तक घुसा है, तभी इतनी लाशें हैं और इतनी जख्मी हैं। दूसरी बात यह है कि आप ये देखें, लास्ट टाइम इस्लामाबाद पर जब खुदकुश हमला हुआ था तो श्रीलंकन टीम इस्लामाबाद में मौजूद थी, और उसकी वजह से वो टीम वापस जाने लगी। बड़ी हम्म। मिन्नत के बाद हमने टीम रोकी। आज जब इस्लामाबाद पर हमला हुआ है तो टेक्निकल बात यह है कि इस वक्त इस्लामाबाद में है, तो उन्होंने टारगेट किया है उज़्बेक सदर की हम्म। प्रेजेंस को, क्योंकि हम सेंट्रल एशियन स्टेट्स के साथ बातचीत कर रहे हैं। तो उसको टारगेट किया गया है कि वो गुफ्तगू भी, उसको भी जो है सैबोटाज किया जा सके। अब मैं इसमें सर्टनली, जब एक हेड ऑफ द स्टेट इस्लामाबाद में है, इस्लामाबाद की सिक्योरिटी बीफ्ड अप होगी, उसमें एक खुदकुश बम्बार आ गया है और तरलई पहुंच गया है, उसने इमाम बारगाह के अंदर घुस गया है, उसने धमाका किया है, तो इस पे कोई हम अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज को तमगा इम्तियाज तो नहीं दे सकते हैं। एक हम्म। बहुत बड़ा फेलियर है। और मेरा मतलब है, जब कोई हेड ऑफ द स्टेट इस्लामाबाद में मौजूद हो और हम उस वक्त भी सिक्योरिटी जो है वो पूरी ना कर सकें, ये अपनी जगह एक सवालिया निशान है। आईजी इस्लामाबाद से पूछा जाना चाहिए, दूसरे साझेदारों से पूछा जाना चाहिए कि भाई आपके क्या सिक्योरिटी मैयत हैं जब हेड ऑफ द स्टेट इस्लामाबाद आया हो। तो जिन मुल्कों में जंग है उन्होंने अपने जो हेड ऑफ द स्टेट है, दारुल हुकूमत, उनको सेव किया हुआ है। हम क्यों नहीं सेव कर सके? मेरा या जाती तौर पे यह है। बहरहाल खुदकुश बम्बार की शनाख्त हो गई है, और मुसद्दका इतलात के मुताबिक खुद मुख्तार ने अफगानिस्तान से, रूटीन की बात है कि अफगानिस्तान से दहशतगर्दी कार्रवाइयों की तरबियत हासिल की। वो जो खुदकुश बम्बार है वो कई दफा इस्लामाबाद जा चुका है। अफगानिस्तान में मौजूद मुख्तलिफ दहशतगर्द तालिबान रजीम से पूरे खत्ते की सलामती के लिए खतरा है। तो टेक्निकल बात यह है कि हम बेशक ये कही जाए कि ये अफगानिस्तान से है सारा कुछ, फितनतुल ख्वारिज है और ये है, लेकिन कुछ जिम्मेदारी हमारी भी है। और फिर अगर मैं ये सब, आप ये कहें कि ये सब हिंदू अफगानिस्तान से हो रहा है, तो फिर हम क्या करें? तमाशा देखते रहें बैठ के कि हम्म। अफगानिस्तान से रोज यहाँ खुद कुछ बम्बार आएंगे। कभी बलूचिस्तान में हरौफ 2 हो जाएगा, कभी खैबर में हो जाएगा, कभी तीरा में हो जाएगा, कभी इस्लामाबाद में हो जाएगा, और हम क्या करें? मेरे तो ख्याल में रियासत पाकिस्तान को कोई फैसला करना चाहिए। अफगानिस्तान के हवाले से भी हमारे हाथ क्यों बंधे हुए हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। दूसरी बात जो मैं करना चाहता हूँ वो ये है कि देखें, अब पाकिस्तान में दहशतगर्दी की जो लहर है वो दोबारा तेज हो गई है, और वो इतनी तेज हो गई है कि अब नाकाबिले बर्दाश्त हो गई है। 2014 में भी यही सूरत हाल थी, आपको याद है। उसके बाद हमने नेशनल एक्शन प्लान के तहत कुछ मिलिट्री कोर्ट्स भी बनाई, जिन्होंने फिर जी। दहशतगर्दों को सजाएं देकर उन्हें फांसियां दी थी, उनके सहूलतकारों को सजाएं देकर उनको फांसियां दी थी। तो मेरा जाती तौर पे ये ख्याल है कि अब वक्त आ गया है कि मुल्क में दोबारा मिलिट्री कोर्ट्स इन दहशतगर्दों के खिलाफ बनाई जाएं, उनके सहूलतकारों के खिलाफ बनाई जाएं। और दहशतगर्दी से निपटने के लिए हमें दोबारा मिलिट्री कोर्ट सनसेट क्लॉज के साथ बना लेनी चाहिए। हमने उनको खत्म कर दिया, उसका हमें नुकसान हुआ। उस वक्त सियासत की नजर हो गई। इमरान खान साहब का दौर था, वो एक इतफाक राय मिलिट्री कोर्ट्स में ना बना सके। जनरल फैज के दौर में बिल्कुल, जनरल फैज ने भी जो है उस वक्त, आपको पता है, प्रो टेररिस्ट उनकी पॉलिसी थी। उन्होंने जानबूझकर मिलिट्री कोर्ट्स खत्म कराई, वरना उस वक्त वो एक्सटेंड हो सकती थी। एग्जैक्टली। 2 दफा पहले एक्सटेंड हो चुकी थी। उस वक्त जो फौज की रजीम थी वो मजीद मिलिट्री कोर्ट्स को चलाना नहीं चाहती थी, मजीद दहशतगर्दों को सजाएं नहीं देना चाहती थी। तो इसलिए मेरा जाती तौर पे ख्याल है कि ये जो आज इस्लामाबाद वाला वाकया है, इसको हम लाइट नहीं ले सकते। हमारे दारुल हुकूमत में हुआ है, इनको सजा देने की जरूरत है, इनको पकड़ने की जरूरत है। ये जहां पर है, अब देखिए ना, कल खबर आई कि टीटीपी के सरबराह नूर वली मसूद की अहलिया का बहुत बड़ा जनाजा हुआ है काबुल में। तो ये सब खबरें जो है वो रियासत पाकिस्तान को चैलेंज कर रही हैं, हमारी सिक्योरिटी को चैलेंज कर रही हैं, हमारी इकोनॉमी को चैलेंज कर रही हैं। हमने अंदर से भी मुल्क को क्लीन करना है और बाहर से भी करना है।
मैं तो ذاती तौर पे समझता हूँ एक तो मिलिट्री कोर्ट्स को दोबारा बहाल करना पड़ेगा। इसके लिए दहशतगर्दों के लिए हमने 9 मई के ट्रायल तो मिलिट्री ट्रायल किए हैं, लेकिन अब दहशतगर्दों के मिलिट्री ट्रायल के लिए भी मिलिट्री कोर्ट्स को हमें बनाना पड़ेगा, जहां से फिर आम दहशतगर्दों के जो मुकदमात हैं वो मिलिट्री कोर्ट्स में भेजे जा सकें। और अफगानिस्तान के हवाले से भी बड़े फैसले करने की जरूरत है। मैं नहीं समझता कि हम अफगानिस्तान के हवाले से नरम और कमजोर फैसले करके पाकिस्तान के अंदर कोई दहशतगर्दी को खत्म कर सकते हैं। तो मुज़म्मिल साहब, बलूचिस्तान में अब ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? वहां पर सिक्योरिटी ऑपरेशन, इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयां कहाँ तक पहुंची है? कितनी हद तक उनकी कमर तोड़ दी हमने दहशतगर्दों की? देखिए, पाकिस्तान रियासत पाकिस्तान का मौकफ है कि हमने 200 के करीब दहशतगर्द मार दिए हैं। हम्म। आप अगर बीएलए के सोशल मीडिया को देखें तो वो कहते हैं हमारा नौशकी में कंट्रोल है, हमारा वहां, मैं नहीं समझता उनका कंट्रोल है, लेकिन वो अपनी प्रेजेंस प्रूव करते हैं अभी भी बहुत सारे इलाकों में। लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि दुनिया में चूंकि बलूचिस्तान में इन्वेस्टमेंट आ रही थी, उस इन्वेस्टमेंट को नाकाम बनाने के लिए हेराफ 2 किया गया, उसी इन्वेस्टमेंट को सबोटाज करने के लिए इस्लामाबाद का किया गया। ये दहशतगर्दी देखे ना जी, हेराफ 2 का भी बेस जो है वो कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान था, और आज जो इस्लामाबाद वाला है उसका भी फिर कहा जा रहा है कि ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं। तो फिर टेक्निकल बात तो ये है कि हमें अफगानिस्तान का के बारे में कोई फैसला करना पड़ेगा। इस तरह हम अफगानिस्तान के साथ नहीं चल सकते, या इस तरह पाकिस्तान नहीं चल सकता कि अफगानिस्तान से रोजाना दहशतगर्द आते रहे और हम चलाते रहे। आप देखिए, हमने बाढ़ लगाई है, लेकिन बाढ़ लगाने वाला से कभी कोई कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि उसके नतीजे में भी दहशतगर्द आ रहे हैं। अब आप जी। कहेंगे पाकिस्तान और भारत के दरमियान बाढ़ मौजूद है तो उससे तो दहशतगर्दी खत्म हुई, या तो उस बॉर्डर की सैंक्टिटी मौजूद है। भाई, पाकिस्तान और भारत के जो फौजें हैं दोनों तरफ उस बाढ़ को मुकद्दम समझती हैं। दूसरी तरफ अफगानिस्तान की फौजें जो हैं या अफगानिस्तान की रजीम जो है वो बाढ़ को मुकद्दम नहीं समझती, लिहाजा वो उस बाढ़ को तोड़ती है। लिहाजा मैं समझता हूं कि हमें बहरहाल अफगानिस्तान के हवाले से कोई फैसला करना पड़ेगा, वरना ये दहशतगर्दी मुझे रुकती हुई नजर नहीं आती। अफगानों के हौसले बढ़ रहे हैं। अफगान तालिबान बिल्कुल। हुकूमत समझती है कि हमने उनकी ट्रेड बंद की है, बॉर्डर बंद किए हैं। वो समझती है हम रोज दहशतगर्दी के वाकयात करेंगे तो पाकिस्तान की हुकूमत हमसे बात करने पर मजबूर हो जाएगी, और वो इसको लीवरेज, हम ये समझ रहे थे पाकिस्तान कि हम ट्रेड को बतौर लीवरेज यूज कर लेंगे, वो जी। टेररिज्म को बतौर लीवरेज यूज कर रहे हैं। और उनका ख्याल है कि टेररिज्म इतना बढ़ाओ कि पाकिस्तान की फौज और रियासत पाकिस्तान हमारे साथ टेबल पर बैठकर बात करने पर मजबूर हो जाए। मुझे लगता है अफगानिस्तान की पॉलिसी ज्यादा काम कर रही है, क्योंकि उन्होंने वाकई टेररिज्म इस हद तक बढ़ा दिया है कि हमें अब लग रहा है कि अगर हम हमला नहीं कर सकते तो बात ही कर लें अफगानिस्तान के साथ। तो मुझे जी। तो लगता है अफगान तालिबान की जो ये स्ट्रेटेजी रही कि इतना वो कामयाब दहशतगर्दी रही है। को दहशतगर्दी बढ़ाओ कि पाकिस्तान बात करने पर मजबूर हो जाए, वो दहशतगर्दी वो ज्यादा कामयाब पॉलिसी चलती नजर आ रही। तो मुस्तफिर साहब, सुप्रीम कोर्ट में जो यादाश्त पेश की गई है उसको आप कैसे देखते हैं? जी, आज तहरीक इंसाफ वालों ने सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान से मुलाकातों और उनके इलाज के हवाले से दोबारा याददाश्त पेश की है। पिछली याददाश्त उन्होंने 30 जनवरी को पेश की थी। 30 जनवरी को उनकी चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी से आधे घंटे की मुलाकात भी हुई थी, और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने उनको कहा था, यकीन दहानी कराई थी कि आपको मेडिकल रिपोर्ट्स मिल जाएंगी। अब पीटीआई का सोशल मीडिया ये बहाना कर रहा है कि जी हमें मेडिकल रिपोर्ट्स नहीं मिली, और चीफ जस्टिस के कहने के बावजूद हमें मेडिकल रिपोर्ट्स नहीं दी गई। भाई, बात यह है कि 30 जनवरी को आप चीफ जस्टिस को मिले, 31 जनवरी को पिम्स ने इमरान खान के इलाज पर एक तफसीली प्रेस रिलीज और एक वीडियो पैगाम जारी किया, जिसमें तमाम इलाज की तफसीलात, बीमारी की नौयत, प्रोसीजर क्या था, लाए कैसे गए, किया क्या, इमरान खान की इजाजत से हुआ, वो तमाम चीजें पिम्स ने बतौर ऑन रिकॉर्ड जारी की, जो आज भी पिम्स की वेबसाइट पे और प्रेस रिलीज मौजूद है। और वो 31 जनवरी का, इसका मतलब चीफ जस्टिस से मुलाकात के बाद हुकूमत ने पिम्स को कहा कि आप वजाहत जारी कर दें। तो अब किसी भी मरीज की जो पर्सनल मेडिकल रिपोर्ट्स हैं कि उसका ब्लड टेस्ट हुआ तो उसकी क्या कैलकुलेशन है, ये उस मरीज की मर्जी के बगैर तो आउट नहीं की जा सकती। लिहाजा मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि जो पिछली दफा चीफ जस्टिस ने उनको कहा था कि आपको इमरान खान के इलाज के बारे में अपडेट किया जाएगा, वो पिम्स ने अपडेट कर दिया। लेकिन अब आगे चल के क्या होता है, ये जो याददाश्तें पेश करने का सिलसिला है, ये एक सियासी बहाना है। मुजम्मिल साहब, बात करेंगे बसंत की तो पूरा पाकिस्तान, हर सूबा
جو ہے بسنت بنانے میں مصروف نظر آتا ہے، اور جو کہ پی ٹی آئی ہے، پی ٹی آئی بضد ہے کہ ہم 8 فروری کو احتجاجی کال دیں گے، ہڑتال کریں گے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ شیخ وقاص اکرم جو ہیں وہ اپنی ٹرانسپورٹ کی گاڑیاں کھڑی کر دیں گے؟ اچھا، انہوں نے پہیہ جام کی ہڑتال ختم کر دی ہے پی ٹی آئی نے، اسی لیے شاید شیخ وقاص اکرم اپنی ٹرانسپورٹ بند کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو اب جو ہے نا، اب صرف اور صرف جو ہے وہ شٹر ڈاؤن ہے اور مشلیں ریلی ہے۔ رات شام کو مشل بردار ریلی ہے اور دن میں شٹر ڈاؤن ہے۔ میں نے جو تحریک تحفظ آئین کی پریس ریلیز پڑھی ہے نا، اس میں انہوں نے شٹر ڈاؤن کی کال دی ہے۔ تو شٹر ڈاؤن تو ہو جائے گا، پہیہ جام کی کال ہی نہیں ہے، ٹرانسپورٹ چل سکتی ہے۔ لہذا آپ شیخ وقاص اکرم کے بارے میں زیادہ پریشان نہ ہو، ان کی ٹرانسپورٹ چلتی رہے گی۔ لیکن مجھے کوئی شٹر ڈاؤن تو اتوار کا دن ہے، اب ایسی دکانیں بند ہوتی ہیں، بسنت کا دن ہے، لوگ دکانیں بند ہوں گی۔ لہذا یہ احتجاج کوئی اتنا اس کی کوئی معنی نہیں رکھتے۔ لوگ بسنت کے رنگ میں نہائے گئے ہیں، اس وقت تو ہر طرف بسنت بسنت ہو رہی ہے۔ اب تو میئر کراچی مرزا وہاب نے کہا ہے کہ ہم کراچی میں بھی بسنت کرائیں گے۔ مجھے کہیں انہیں لگتا ہے فیئر آف مسنگ آؤٹ تو نہیں ہو گیا؟ کراچی میں بھی بسنت کرائیں گے۔ مجھے لگتا ہے یہ بسنت کا فیور پورے ملک میں پھیلے گا۔ ٹھیک ہو گیا، مریم نواز جو ہے وہ ٹرینڈ سیٹر بن رہی ہیں۔ مزمل صاحب، آگے بڑھتے ہوئے آخر میں آپ سے جاننا چاہوں گی، علامہ راجہ ناصر عباس کی جانب سے تحریک تحفظ آئین اور حکومت کے درمیان مذاکرات کی جو ہے وہ تصدیق کی گئی ہے، تو اب آگے کیا ہوگا؟ دیکھیں، وہ کسی مذاکرات کے نتیجے میں ہی قائد حزب اختلاف بنے ہیں۔ ہاں محمود جی، خان اسد، راجہ ناصر عباس بغیر مذاکرات کے تو ان کا نوٹیفیکیشن نہیں ہو رہا تھا، کوئی بیک چینل مذاکرات کے نتیجے میں ہی ان کے نوٹیفیکیشن ہوئے ہیں۔ اور محمود خان اچکزئی نے پرائم منسٹر کو خط لکھا ہے اور کہہ رہے ہیں نیکسٹ ویک میں ملاقات بھی ہو جائے گی۔ لیکن میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ سیاستدانوں کے درمیان مذاکرات کے راستے کھلنے چاہیے۔ آپ دیکھیں نا، سہیل افریدی نے ایپیکس کمیٹی کا اجلاس بلایا، ان کی فوج سے ملاقات ہو گئی۔ وہ پہلے کہتے تھے میں فوج سے نہیں ملوں گا، پھر ان کی وزیر اعظم سے ملاقات ہو گئی، محمود خان اچکزئی کی وزیر اعظم سے ملاقات ہو جائے گی، تو بات چیت چلتی رہے گی۔ عمران خان جیل میں رہیں ایگزیکٹلی۔ گے، ملاقاتیں بند رہیں گی، علاج پیمز میں ہوتا رہے گا اور بات چیت بھی چلتی رہے گی۔ یہی اسکرپٹ اس وقت نظر آ رہا ہے کہ ملاقاتیں بند رکھو اور باہر آپس میں مذاکرات کرتے رہو، کیونکہ ملاقاتیں کھلی تو مذاکرات ناکام ہو جائیں گے۔ جتنی ملاقاتیں بند رکھو گے اتنی سب اپنی مرضی سے مذاکرات کرتے رہیں گے۔ اور کمیونیکیشن چینلز ہمیشہ اوپن رکھنے چاہیے۔ تو ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ولاگ میں۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا، فیڈ بیک سے بھی آگاہ کیجیے گا۔ اللہ نے کے بعد